हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, अब तक हमने जाना एम पैटर्न क्या है, एम पैटर्न के बारे में जाना, हमने डब्ल्यू पैटर्न को जाना। इसके बाद में हमने जाना था बुलिश फ्लैग और एक बियरिश फ्लैग। ये दोनों पैटर्न, ये चार पैटर्न हमने जाने हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आपका हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे रहता है। तो आज के वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर के बारे में ही बात करेंगे डिटेल्स में कि ये पैटर्न बनता कैसे है और इसको ट्रेड कैसे करना है, ये पैटर्न बनने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, जो रहता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है आपका टॉप पे बनता है। तो जैसे अपना एम पैटर्न रहता है सेम उसी तरीके का ये भी एक टॉप फॉर्मेशन का इंडिकेट करता है कि टॉप बन चुका है, अभी यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकता है। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। एम पैटर्न में कैसा थोड़ा आपको जल्दी मूव मिल जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो लेट्स सी, अगर सपोज हेड एंड शोल्डर में क्या रहता है, सपोज ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है 19,600, एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो उसमें क्या होगा, अभी मार्केट आ गया डाउन साइड से, मार्केट ऐसे आता गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे मार्केट आया 19,600 के पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन हो गया। फिर से यहाँ पे 500 के पास में फिर से सपोर्ट लेके अपसाइड में गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एम पैटर्न फेल हो जाता है आपका। मतलब आप सोचोगे कि यहाँ पे डबल टॉप बनेगा और यहाँ से डाउन साइड आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी मार्केट जो है मतलब जो भी पोजीशंस वगैरह फंसे रहते हैं लोगों के, तो जानबूझ के मार्केट को अपसाइड में खींचते हैं। तो थोड़ा मतलब रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, लेट्स से अपना थोड़ा 50-60 पॉइंट थोड़ा ऐसा ऊपर लेके जाते हैं, फिर वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिलता है। रेजिस्टेंस मिलने के बाद फिर से सीधा डाउन साइड आता है, उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, सीधा डाउन साइड आता है और सपोर्ट जहाँ पे मेन सपोर्ट है यहीं पे लेता है। तो इसमें आपको देखना है कि ये जो है, जो नॉर्मल आपका पैटर्न रहता है, जो नॉर्मल में मार्केट अगर बुलिश रहे तो ऐसे डीप देके जाता है अप साइड में। तो अगर कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बनना चाहिए था 19,600, नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड जाना चाहिए, लेकिन वो गया नहीं। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड मुंह दिखा दिया, ये सपोर्ट को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं किया और सीधा मेन सपोर्ट के पास में आ गया। मतलब ये जो है 19,600 अभी भी रेजिस्टेंस ही है, ये अभी भी टूटा नहीं है, क्योंकि अगर ये टूटा होता तो यहाँ पे बाइंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे हल्का फुल्का यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट सपोर्ट नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अभी भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। बस यहाँ पे कुछ कारण की वजह से यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ इस रेजिस्टेंस का, इसको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल सपोज 600 पे है तो इससे थोड़ा ऊपर जाके मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। तो कभी कभी मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ऐसा करता है, तो वो टाइम पे ये पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे जरा भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, सीधा डाउन साइड जो आपका मेन सपोर्ट था, मेन सपोर्ट पे आ गया। तो ऐसा जब भी होता है तो फिर मेन सपोर्ट से मार्केट फिर से थोड़ा बाउंस करेगा और उसके बाद में जैसे ये नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस था आपका 19,600, तो वापस यहाँ पे 19,600 के आसपास में, कहीं ऐसा नहीं कि इस बराबर इसी लेवल पे लेगा, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे से भी आ सकता है। बस कंडीशन ये है कि ये जो हाई मारा था, ये हाई इसने ब्रेक नहीं करना, बाकी यहाँ से ही ऐसा डाउन साइड आ सकता है। और डाउन साइड आने के बाद जैसे ही ये मार्केट को 19,500 का फिर से ब्रेक डाउन दे देता है, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में। मतलब जो भी आप स्टॉप या फिर इंडेक्स ट्रेड करते हो, तो कम से कम मतलब टारगेट उसका रहता है, जितना यहाँ पे नेक लाइन से जितना हाई इसने बनाया लगभग उतना ही यहाँ पे उसका टारगेट रहता है डाउन साइड में, उतना इसका पोटेंशियल रहता है। तो ऐसा रहता है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी इसमें आपको ध्यान देखने वाली चीज़ है, सबसे पहला कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे लेता है, वो रेजिस्टेंस पहला मार्क कर लो। उसके बाद में रेजिस्टेंस लेने के बाद सेकंड टाइम ये सपोर्ट कहाँ पे लेता है, सपोर्ट लेने के बाद थर्ड टाइम ये रेजिस्टेंस कहाँ लेता है, ठीक है। अब तक तो आपको नॉर्मल जैसे मार्केट अपसाइड जाता है वैसे ही ट्रेंड दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, हेड एंड शोल्डर अभी तक यहाँ पे बना नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मतलब मार्केट जब ऐसा अप ट्रेंड में रहता है तो वो टाइम पे जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा, जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता और सीधा जहाँ पे नेक्स्ट टाइम सपोर्ट लेता है उसी के पास में अगर मार्केट आ जाता है, तो ये आपका हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया और आपका फिर से फोर्थ पॉइंट आपका यही होगा, मतलब सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपका सेम होगा, जो आपका होगा नेक लाइन। ये आपका नेक लाइन होगा इस पैटर्न का। वापस फिर से मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेके बाउंस दिखाएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो यहाँ पे सेल करे हुए हैं वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और यहाँ पे जो पहले बाय किया था, मतलब ये सपोर्ट था, यहाँ पे जिन्होंने बाय नहीं कर पाए वो वेट कर रहे होंगे, तो वो लोग भी यहाँ पे बाइंग करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन है, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था, मतलब मेन रेजिस्टेंस यही है, ये बस थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ। तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि जो लोग फिर से यहाँ पे सेल नहीं कर पाए थे वो बाउंस पे सेल करेंगे, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मेशन था अप ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज का, ट्रेंड रिवर्सल का संकेत आपको मिल जाता है। तो उस कारण क्या होगा कि यहाँ पे लोग सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनाएंगे, जिसके कारण मार्केट फिर से डाउन साइड पुश होगा। और यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन देता है, डाउन साइड अगर तोड़ देता है, तो यहाँ पे डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। जितना इसका हाई है ना, यहाँ से नेक लाइन से लेके जितना यहाँ पे इसका लेंथ है पूरा, जितना पॉइंट्स आपको कैलकुलेट होता है रेजिस्टेंस लेवल पे, तो उतना पॉइंट आपको यहाँ पे डाउन साइड में मिल सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बेसिकली ये जो है हेड एंड शोल्डर रेयरली वर्क करता है, मतलब ज़्यादा वर्क नहीं करता, बहुत बार देखा हुआ है ये ज़्यादा वर्क नहीं करता।
पर फिर भी है, टेक्निकल आपको नॉलेज होना इसीलिए इसको सिखा रहे, बाकी इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करता, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मत दो। इसमें ध्यान देने वाले पॉइंट्स आपको मिल गई। देखो ये नेक लाइन है, नेक लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे डाउन साइड में मूव आती है, और आपको लॉजिक समझा दिया कि क्या लॉजिक रहता है। मार्केट अब ट्रेंड में रहता है, लेकिन मार्केट जो है जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था कायदे से, वहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता, सीधा डाउन साइड जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके पास में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है फेक बाइंग यहाँ पे हुई है, यहाँ पे बायर अभी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पे जो छोटे मोटे बायर्स बचे हुए थे जो बाय नहीं कर पाए थे, यहाँ पे बस वो लोग बाय कर रहे हैं, और यहाँ पे से जो सेल करके रखे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिस कारण यहाँ से हल्का फुल्का बाउंस आता है। तो ये ट्रेंड रिवर्सर का भी संकेत देता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, और जैसे ही ब्रेकडाउन देता है मार्केट डाउन साइड आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकली। अभी आपको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ। तो देखिए अभी प्रैक्टिकली हम समझते हैं चार्ट पे एक और कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था आपका, एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं पहले। देखिए ये रेजिस्टेंस है जो आपका निकल के आता है 18,800 780 के आसपास का एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, ये आर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था 750 से लेके 700 के बीच में, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, और मार्केट ने अपसाइड गया, अपसाइड जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 860 880 के आसपास में से रेजिस्टेंस लिया, और जैसे रेजिस्टेंस सीधा मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया, कोई बुलिश फ्लैग या फिर ट्रायंगल पैटर्न कुछ भी नहीं। जैसे अपसाइड गया वैसे ही सीधा डाउन साइड हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से पंप एंड डंप हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही अपसाइड गया सीधा डाउन साइड आ गया, तो यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, वापस जो आपका सपोर्ट जोन था सपोर्ट जोन में एंटर कर गया, और उसके बाद में सपोर्ट को यहाँ पे लगभग ब्रेक भी किया था इसने, लेकिन क्या हुआ, डे एंड था तो उसके यहाँ पे वॉल्यूम कम थे, मतलब लास्ट में यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आए। लेकिन नेक्स्ट डे जब मार्केट ये लेवल के आसपास में ही कहीं ओपन हुआ, तो देखिए यहाँ पे कैंडल कैसे लगा, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल में, देखिए डाउन साइड का मूव कितना जबरदस्त आ गया। तो मतलब जितना यहाँ पे देखो बोला गया है कि नेकलाइन से लेके यहाँ तक का जितना टारगेट रहता है उतना टारगेट के आसपास में टारगेट मिल जाता है, लेकिन मतलब उतना नहीं मिला, लेकिन लगभग उतने के आसपास मिल ही गया है। तो ये रहता है आपका हेड एंड शोल्डर। तो इसका मैं आपको इसलिए प्रेफरेंस देने को नहीं भूल रहा, क्योंकि ये काफ़ी कम वर्क करता है, इसका प्रोबेबिलिटी कम है, और बस ये कैसा है टेक्निकल आपको नॉलेज होना इसीलिए अच्छा है। ये देखो यहाँ पे भी आपका हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद में पंप हुआ, फिर डायरेक्टली डंप हुआ। मतलब हेड एंड शोल्डर को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट, मतलब सपोर्ट भी छोड़ दो, रेजिस्टेंस भी छोड़ दो। अगर आपको कहीं भी दिखाई दे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक सपोर्ट लेवल है, इसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड मार्केट ट्रेड कर रहा है, और मार्केट वन साइड अगर अपसाइड में ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट देने के बाद ना रिटेस्ट करने आता है ना कुछ आता है, सीधा अपसाइड भाग जाता है और डायरेक्टली सीधा डाउन साइड आ जाता है। मतलब अगर आपको ऐसा अगर कुछ दिखाई दे स्ट्रक्चर की सीधा पंप एंड डंप यहाँ पे हुआ है, जानबूझ के प्राइस को अपसाइड में फेंका गया है और जानबूझ के वहां से डंप कर दिया है सीधा डाउन साइड के लिए, तो वो टाइम पे आप समझ लेना कि मार्केट अगर फिर से जो आपका जोन बना हुआ था कंसोलिडेशन जोन, उसी में अगर मार्केट वापस आ जाता है और इसको अगर डाउन साइड ब्रेक कर देता है, तो समझ जाना कि ये पंप एंड डंप था और यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। देखिए यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सीधा अप साइड चला गया, कोई भी डिप नहीं दिया कुछ नहीं, और यहाँ पे रुका नहीं, सीधा डाउन साइड आ गया। मतलब ये लगभग यहाँ पे एक पंप एंड डंप हुआ और यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग आई, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो टूट गया, तो ऑब्वियसली लोग सपोर्ट मान के यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग हुई, लेकिन फिर से बाउंस पे फिर से सेलिंग, और यहाँ पे जैसे ही मतलब डाउन साइड का ट्रेड, यहाँ पे जैसे ही सेलिंग आई डाउन साइड का आपको यहाँ तक का टारगेट मिल गया। तो यहाँ पे ये पैटर्न वर्क किया हुआ है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, जहाँ पे भी आपको दिखाई दे कि क्वांटिटी पंप और डंप हुआ है, यहाँ पे जरा सा भी कंसोलिडेशन होकर डाउन साइड नहीं आया है, सीधा पंप और सिंगल कैंडल में डंप, अगर ऐसा हुआ है तो समझ जाना वो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, तो उस केस में ये आपका रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट नहीं बनेगा, वो रेजिस्टेंस ही रहेगा, और उस केस में चांसेस ज़्यादा है कि जो सपोर्ट था वो भी टूट जाए, क्योंकि लोग क्या करेंगे यहाँ पे सपोर्ट मान के इसको बाइंग करेंगे और उसके स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे कहीं होंगे। मतलब एक जगह पे ऐसा जो भी फोर्स रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो इसको सपोर्ट मानेंगे, कुछ लोग होंगे इसको सपोर्ट मानेंगे, तो बायर्स का जो पोटेंशियल है किसी एक लेवल पे नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा, और यहाँ पे भी जो लोग फंसे होंगे तो ये पूरा तीनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन के डाउन साइड मूव आ जाता है, और ये काफ़ी क्विक होता है। और कहाँ पे होंगे आप, ये खुद से थोड़ा मेहनत करो, चार्ट में आपको कहीं भी दिख जाएंगे ये। देखिए यहाँ पे भी है, पंप हुआ सीधा डंप हुआ, तो एक लगभग ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ही एग्जांपल है। ऐसा नहीं है कि जो आपको बोला गया है कि इसी तरीके का कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा तभी इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, वैसा नहीं होता, रियल में थोड़ा अलग भी होता है। बस आपको समझना क्या है, लॉजिक समझना है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जानबूझ के बाइंग की गई और पंप किया, और यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे रुका नहीं, सीधा डंप किया गया, और वापस में जहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस सपोर्ट था वहाँ से ब्रेक करने के बाद देखिए कितनी बड़ी डाउन साइड आ गई। अभी एक और चीज़ यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस रेंज में था उसी रेंज में उसका सेकंड, मतलब फर्स्ट हेड जहाँ पे है, सॉरी फर्स्ट शोल्डर जहाँ पे है वहीं पे उसका सेकंड शोल्डर होगा, ये जरूरी नहीं। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अभी यहाँ पे फर्स्ट शोल्डर नीचे है और सेकंड शोल्डर ऊपर है,
कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट शोल्डर यहाँ पे ऊपर और सेकंड शोल्डर यहाँ पे नीचे बना हुआ होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि ध्यान में क्या रखना है, जैसे यहाँ पे बिना कंसोलिडेशन के पंप एंड डंप, बस यही ध्यान रखना है हेड एंड शोल्डर में, बाकी और कुछ चीज़ नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये पैटर्न। तो ये पैटर्न में कैसा है, ट्रेड मिलता नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ऑपरेटर का क्या करने वाला है आपने को वो पता नहीं। अभी आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे बुलिश है और एक रेड कैंडल लगते है, आप सीधा डाउन साइड का प्ले नहीं कर सकते, आप वेट करोगे रिटेस्ट के लिए, और इसमें क्या है, रिटेस्ट के लिए वो आता ही नहीं, ये जो रेजिस्टेंस होने ना, इसको रिटेस्ट के लिए वो आता ही नहीं। अगर वो रिटेस्ट के लिए आ जाए तो एम पैटर्न का आ जाएगा, इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये पूरा पंप एंड डम रहता है, ऑपरेटर का गेम रहता है, तो इसको हम पकड़ नहीं पाते। इसको हम ट्रेड करने का जो एक ही तरीका है वो है आपका जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, अगर वो ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करे तो वो टाइम पे आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। बाकी इसमें कैसा रहता है, ब्रेक मतलब डाउन साइड का भी मूव आएगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और एकदम से डाउन ट्रेंड नहीं हो जाता, फिर से नीचे बायर लोग बैठे रहते हैं, उसको मार्केट को फिर से अपसाइड के लिए पुश करने के लिए वो रेडी रहते हैं। तो इसलिए ये जो पैटर्न है काफ़ी कम ट्रेड होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अभी कल के वीडियो में हम जानेंगे कि इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।